नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओपीएस जैसी सुविधाएं केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम और यूपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी वही लाभ मिलेंगे जो ओल्ड पेंशन स्कीम और ओपीएस के तहत मिलते हैं। इनमें रिटायरमेंट के समय और सेवा काल के दौरान मृत्यु पर ग्रेच्युटी की सुविधा शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अहम निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि ये फैसला लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की मांग को पूरा करता है। सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और पेंशन प्रणाली में असमानता की शिकायतें भी दूर होंगी। डॉक्टर सिंह ने ये भी स्पष्ट किया कि ये प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन योजना और एनपीएस के अंतर्गत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह पर विवाद खत्म हो सकती है 2 दिन की छुट्टी। छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यालयों में चल रही 5 दिन की वर्किंग प्रणाली को खत्म करने की संभावनाओं ने सियासी घमासान खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हालिया संकेतों ने इस बहस को हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण प्रशासनिक कामकाज की रफ्तार पर असर पड़ रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि शुक्रवार को दोपहर बाद अधिकांश कर्मचारी जल्दी निकल जाते हैं और मंगलवार को होने वाली टाइम लिमिट और टीएल मीटिंग्स की वजह से काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार की ओर से इसे गवर्नेंस की स्पीड बढ़ाने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कुछ यूनियनों ने आंदोलन और सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी है, जबकि कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। झारखंड सरकार का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान और 12वीं पास को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं को नई दिशा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। जिससे सरकार अब 12वीं पास छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण देगी, जिससे वे सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकें। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और HCL टेक के बीच एक अहम MOU साइन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक भी नई पीढ़ी को करियर निर्माण के बेहतर अवसर देगा। इस योजना के तहत न केवल युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि उनके प्लेसमेंट और उच्च शिक्षा के रास्ते भी खोले जाएंगे। ये कदम राज्य सरकार की उस सोच को दर्शाता है जो युवा प्रतिभाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। ईरान इजराइल संघर्ष पर रूस की पहल, पुतिन ने दी मध्यस्थता की पेशकश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को एक अहम बयान देते हुए कहा कि रूस ईरान और इजराइल के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। पुतिन का कहना है कि मॉस्को एक ऐसा समाधान निकाल सकता है जिससे ईरान शांतिपूर्ण ढंग से अपना परमाणु कार्यक्रम चला सके और साथ ही इजराइल की सुरक्षा चिंताओं का भी संतुलित हल निकले। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए पुतिन ने कहा, ये एक बेहद संवेदनशील मसला है, लेकिन मेरे विचार में इसका समाधान संभव है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि सभी पक्ष बातचीत के लिए तैयार हों, तो रूस एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। पुतिन ने की डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ, यूक्रेन युद्ध को टाला जा सकता था। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी सराहना की और यूक्रेन में शांति स्थापित करने के उनके इरादों को समर्थन दिया। पुतिन ने कहा कि यदि ट्रंप 2022 में सत्ता में होते तो शायद रूस यूक्रेन युद्ध होने से बच जाता। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रूस युद्ध विराम के लिए यूक्रेन के साथ संवाद करने को तैयार है, लेकिन साथ ही उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाए। पुतिन के अनुसार जेलेंस्की का संवैधानिक कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, जिससे उनकी स्थिति विवादास्पद हो जाती है। ईरान इजराइल जंग का 7वां दिन, अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, भारी नुकसान। ईरान और इजराइल के बीच सैन्य टकराव अब 7वें दिन में पहुंच चुका है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। हाल ही में ईरानी मिसाइल हमलों में इजराइल के एक अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया गया, जिससे 176 लोग घायल हो गए हैं। इधर वॉशिंगटन स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि ईरान में अब तक 639 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 1329 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं इजराइल की ओर से मरने वालों की संख्या 24 बताई गई है। इस संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गहरी चिंता में डाल दिया है और क्षेत्र में स्थायित्व के लिए कूटनीतिक प्रयासों की मांग तेज हो गई है। बिहार में बिजली कनेक्शन हुआ सस्ता,
अब नहीं देना होगा तार और पोल का पैसा। बिहार के उपभोक्ताओं को अब बिजली कनेक्शन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता पड़ेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने हाल ही में बिजली कनेक्शन की दरों में संशोधन करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने 10 दिसंबर 2024 को दिए गए आदेश में यह स्पष्ट किया कि अब उपभोक्ताओं को सिर्फ कनेक्शन शुल्क देना होगा, जबकि यदि तार और पोल की जरूरत होगी तो उसका खर्च बिजली कंपनी खुद वहन करेगी। यह सुविधा 1 किलोवाट से लेकर 150 किलोवाट तक के कनेक्शनों के लिए लागू होगी। हालांकि यदि कोई उपभोक्ता इससे अधिक लोड वाला कनेक्शन लेना चाहता है तो उसे अतिरिक्त ढांचे जैसे तार और पोल का खर्च वहन करना होगा। यह निर्णय बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक अहम कदम माना जा रहा है। कोरोना का नया सब वेरिएंट निम्बस अमेरिका में फैला, गले में भीषण दर्द, WHO सतर्क। कोरोना वायरस एक बार फिर चिंता का विषय बनता जा रहा है। अमेरिका में कोविड-19 का एक नया सब वेरिएंट सामने आया है, जिसे NB188 या निम्बस नाम से पहचाना जा रहा है। इस वेरिएंट के लक्षण अन्य वेरिएंट्स की तुलना में कुछ अलग और अधिक गंभीर बताए जा रहे हैं। सबसे प्रमुख लक्षण है गले में बेहद दर्दनाक खराश, जिसे कुछ लोग रेजर ब्लेड थ्रोट यानी ब्लेड जैसी चुभन कह रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अमेरिकी हेल्थ एजेंसी CDC इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 7 जून को समाप्त हुए 2 हफ्तों में अमेरिका में सामने आए कुल कोविड मामलों में लगभग 37% मामले इसी वेरिएंट से जुड़े हुए थे। हालांकि अभी तक भारत में इस वेरिएंट की उपस्थिति की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले यह वेरिएंट चीन में भी देखा गया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा, संजय वर्मा नहीं खुद राज ही था असली शख्स। राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी धीरे धीरे सुलझ रही है और इसी बीच इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। मेघालय पुलिस ने जब इंदौर में अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिस संजय वर्मा से संबंधित 112 बार कॉल की गई थी, वो असल में कोई और नहीं बल्कि खुद राज ही था। उसने संजय वर्मा नाम से फर्जी सिम ली थी और इसी नाम से फोन पर बातचीत की जाती थी। इस खुलासे ने पूरे केस को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि संजय वर्मा नाम का कोई तीसरा व्यक्ति इस हत्याकांड से जुड़ा नहीं था। इस नाम का रहस्य पिछले कुछ समय से पुलिस और मीडिया के लिए पेचीदा बना हुआ था, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आरोपी ने खुद को छुपाने के लिए ये चाल चली थी। महाराष्ट्र की नई भाषा नीति पर विवाद, हिंदी को लेकर सियासत गरमाई। महाराष्ट्र सरकार की प्रस्तावित 3 भाषा नीति ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस नीति का समर्थन करते हुए कहा है कि छात्रों को अब तीसरी भाषा के रूप में कोई भी भारतीय भाषा चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी, जिससे हिंदी को लेकर अनिवार्यता समाप्त हो गई है। हालांकि इस फैसले पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हिंदी को तीसरी भाषा बनाए जाने का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने भी इस नीति पर सरकार को घेरते हुए विरोध दर्ज कराया है। ये मुद्दा शिक्षा के बहाने क्षेत्रीय अस्मिता बनाम राष्ट्रीय एकता की बहस को फिर से हवा दे रहा है। बिहार चुनाव 2025, माले ने फिर दोहराई 45 सीटों की मांग, तेजस्वी को बताया सीएम चेहरा बिहार। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। वाम दलों में शामिल CPI ने एक बार फिर 45 सीटों पर दावेदारी जताई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इन सीटों पर तैयारी कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते हुए कहा कि यदि गठबंधन को जीत मिलती है तो तेजस्वी ही अगला मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही भट्टाचार्य ने कांग्रेस की पिछली विधानसभा चुनावों में कमजोर परफॉर्मेंस पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिससे गठबंधन में मतभेद और गहरे होते नजर आ रहे हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर, सरकार ने दी राहत की खबर। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के चलते कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $76 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इससे कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि भारत में फिलहाल राहत बनी हुई है। 19 जून को सुबह 6 बजे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी किए, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। नई दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल
₹94.77 और डीजल 87.70 प्रति लीटर बिक रहा है। इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सलाहकारों से कहा है कि वो ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर सहमत हैं, लेकिन अभी अंतिम आदेश नहीं दिया गया है। वे फिलहाल ये देखना चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकता है या नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो यदि अमेरिका संघर्ष में उतरता है तो उसका मुख्य निशाना ईरान की गहराई में स्थित फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी हो सकती है, जिसे नष्ट करना बेहद कठिन माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसे खत्म करने के लिए सिर्फ अत्यंत शक्तिशाली बम ही सक्षम हो सकते हैं। ईरान से भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी। ऑपरेशन सिंधु के तहत राहत ईरान में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच भारत सरकार ने फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत अब तक लगभग 110 छात्रों को सुरक्षित भारत लाया गया है। सभी छात्रों ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि भारत लौटकर उन्हें बहुत राहत और खुशी महसूस हो रही है। छात्रों ने बताया कि ईरान की स्थिति बेहद नाजुक है और समय पर सहायता पहुंचने के लिए उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। फास्टैग को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपए का वार्षिक पास। 15 अगस्त से लागू होगा नियम। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है। गडकरी ने कहा कि ये पहल टोल वसूली प्रणाली को सरल, पारदर्शी और एकीकृत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसके जरिए न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। आतंकवाद पर भारत का सख्त रुख। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा, अब प्रॉक्सी वॉर नहीं, सीधे युद्ध की तरह करेंगे जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बुधवार को 35 मिनट की टेलीफोनिक बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप को स्पष्ट किया कि ये अभियान पूरी तरह भारत की आंतरिक रणनीति के तहत चलाया गया था और इसे पाकिस्तान के विशेष आग्रह पर रोका गया। इसमें ना तो किसी व्यापारिक सौदे और ना ही अमेरिकी मध्यस्थता की कोई भूमिका थी। पीएम मोदी ने ये भी दो टूक कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर की तरह नहीं देखता, बल्कि इसे एक वास्तविक युद्ध की तरह मानते हुए जवाब देगा। भारत की ये स्पष्ट नीति आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों के लिए चेतावनी मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक क्रोएशिया दौरा, भारतीय समुदाय में खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे, जो कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का इस यूरोपीय देश का पहला आधिकारिक दौरा है। पीएम मोदी के आगमन पर राजधानी जाग्रेब में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां क्रोएशियाई सरकार के प्रतिनिधियों और भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ तत्सयो न वृणीमहे धातु यज्ञ। बता दें कि क्रोएशिया में 17,000 से अधिक भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, जिनके लिए ये दौरा एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण बन गया। इस यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग को और गहराई देने की दिशा में अहम कदम उठाए जाने की उम्मीद है। खेले खोमचे वालों का होगा सत्यापन, सीएम योगी का बड़ा निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि सड़क किनारे ठेले खोमचे लगाने वाले लोगों की पहचान और सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हाल में सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क किनारे अवैध रूप से बसने वाली झुग्गियों पर भी निगरानी रखी जाए और ऐसी बसावट को रोका जाए। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया और सभी संबंधित विभागों से योजनाबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा जताई। G7 समिट में पीएम मोदी और मार्क कार्नी की मुलाकात, भारत कनाडा संबंधों में दिखा नया मोड़। G7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। ये बैठक इटली के कान्हा नासिस में आयोजित G7 समिट के दौरान हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत कनाडा संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए आपसी सहमति जताई। लंबे समय से तनावपूर्ण चल रहे द्विपक्षीय संबंधों में ये एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। भारत और कनाडा ने राजनयिक स्तर पर रिश्तों की बहाली के साथ साथ नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर भी सहमति बना ली है। जस्टिन ट्रूडो सरकार के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई थी, लेकिन अब बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।